नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। 21 साल की अंजना हरीश उर्फ चिन्नू सुल्फिकर गोवा में मृत पाई गई। थालासरी के ब्रेनन कॉलेज में पढ़ती थी। द न्यूज मिनट में छपी रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत को अप्राकृतिक मौत के तहत दर्ज किया गया। मौत से पहले उसने अपने फेसबुक पर वीडियो डाली। अपने दोस्तों को बताया कि उसके साथ उसके परिवार वाले बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। वजह, वो बाइसेक्सुअल थी, यानी उसे लड़के और लड़कियां दोनों पसंद थे, रोमांटिकली, फिजिकली, सेक्सुअली। जब अंजना ने अपने घर वालों को अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बताया तो वो लोग उसे ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास ले गए। अपने फेसबुक वीडियो में अंजना ने बताया कि उसे 2 डी एडिक्शन सेंटर में ले जाया गया, जहां पर दावा किया गया था कि उसकी इस तथाकथित कंडीशन को कथित तौर पर ठीक कर दिया जाएगा। इसके लिए उसे ढेर सारी दवाएं भी दी गई। अंजना ने अपनी बात रखनी चाहिए तो उसे थप्पड़ मारकर चुप करा दिया गया। वैभव, ये बदला हुआ नाम है। वैभव गे था, यानी उसे लड़के पसंद थे। अपने परिवार वालों को जब उसने बताया तो उन्होंने इसे नकारते हुए उसकी जबरन शादी तय करवा दी। इसके बाद भी वैभव ने जब ये कहना जारी रखा कि वो गे है तो उसे घर वालों ने उसे एक क्लिनिक भेज दिया, जहां पर उसे गे पॉर्न दिखाया गया, उल्टियां कराने वाले इंजेक्शन दिए गए। ये कई दिनों तक चला। उसकी ऐसी हालत हो गई कि अब वो होमोसेक्सुअल रिलेशन का नाम सुनकर ही घबरा जाता था। उसके बाद उसके घर वालों को बुलाकर कहा गया कि अब वो ठीक हो गया है। इसके बाद उसकी शादी करा दी गई, जो चली नहीं। वैभव पूरी तरह से टूट चुका था। ये रिपोर्ट छपी थी द हिंदू में 28 जून 2020 को। बेन बचपन से गे थे, लेकिन उनके कट्टर यहूदी समुदाय में होमोसेक्सुअलिटी को घृणा की नजरों से देखा जाता था। न्यूयॉर्क में पले बड़े बेन जब अपने माता पिता को अपनी चॉइस के बारे में बताया तो वो थोड़े कंफ्यूज हुए, लेकिन फिर बेन को एक ऐसे डॉक्टर के पास भेजा गया जो कहता था कि होमोसेक्सुअलिटी को ठीक कर सकता है। वहां पर बेन को जबरदस्ती दूसरे पुरुषों के नग्न शरीर देखने को मजबूर किया गया। ये कहा गया कि बचपन में बेन की माँ ने कभी बेन को उसके पिता के करीब नहीं होने दिया। इस वजह से पुरुषों को लेकर बेन के मन में इस तरह के ख्याल आते हैं। बेन को एक तकिया दिया गया और कहा गया, समझ लो ये तुम्हारी माँ है। बेन को एक रैकेट पकड़ाया गया और कहा, माँ का नाम लेकर चीखते हुए इसे मारो। बेन ने ऐसा किया और तकिए को मारते मारते उसके हाथों से खून निकलना शुरू हो गया। इस थेरेपी के बाद महीनों तक बेन अपनी माँ से बात नहीं कर पाया। ये बताती है क्वॉक्स, कॉन्वर्सेशन थेरेपिस्ट, द एंटी-LGBT राइट एंड द डेमोनाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर की 2016 की एक रिपोर्ट। अभी बताए गए तीनों उदाहरण कन्वर्जन थेरेपी के हैं, यानी एक ऐसी थेरेपी जो LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर लोगों को दुनिया की भाषा में नॉर्मल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या होता है इस थेरेपी में? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की साइट पर पब्लिश एक आर्टिकल के मुताबिक कन्वर्जन थेरेपी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो किसी व्यक्ति की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बदलने, यानी उसे समलैंगिक से विषम लैंगिक बनाने का दावा करती है। मेडिकल कम्युनिटी ने इस प्रैक्टिस को अनैतिक करार देते हुए अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि इस प्रैक्टिस के मुताबिक होमोसेक्सुअलिटी एक मानसिक बीमारी है, जबकि ऐसा कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। इस तरह की थेरेपी अगर कोई डॉक्टर इस्तेमाल करता है तो उस पर सिविल लाइबिलिटी यानी नागरिक दायित्व का दावा किया जा सकता है, यानी इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुए नुकसान की भरपाई डॉक्टर को करनी होगी। अलग अलग कन्वर्जन थेरेपी देने वाले क्लिनिक्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं। सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कुछ तरीके हैं। गे पुरुष को जंगल में नग्न पुरुषों के साथ घेरे में खड़ा कर दिया जाना, शीशे के सामने अपने थेरेपिस्ट के साथ अकेले अपने कपड़े उतारना और उसे अपने प्राइवेट पार्ट छूने देना। कई रिपोर्ट्स में यह भी पढ़ने को मिलता है कि लोगों को ठीक करने के नाम पर हार्मोन के इंजेक्शन दिए गए, उन्हें टॉर्चर किया गया। ये सब कुछ इस मंशा से कि इस व्यक्ति के भीतर की होमोसेक्सुअलिटी खत्म हो जाए। क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? आउटलुक इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल ने 13 ऐसी स्टडीज का रिव्यू किया जिन्होंने कन्वर्जन थेरेपी पर पिछले 30 साल में रिसर्च की थी। उनमें से 12 ने साफ साफ ये निर्णय दिया कि कन्वर्जन थेरेपी पूरी तरह बेअसर है और हानिकारक भी। इसके लिंक्स डिप्रेशन, आत्महत्या के ख्याल, बेचैनी, सामाजिक दूरी और शारीरिक नजदीकी को लेकर घटती काबिलियत से जुड़े हैं। कन्वर्जन थेरेपी की ये प्रैक्टिस बेहद हानिकारक हो सकती है, ऐसा कहा गया। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में छपे आर्टिकल कन्वर्जन थेरेपी फॉर होमोसेक्सुअलिटी सीरियस वायलेशन ऑफ एथिक्स के मुताबिक
कन्वर्जन थेरेपी के बारे में ये ज्ञात है कि ये मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। ये शर्मिंदगी की भावनाएं उत्पन्न कर सकती है, जो कि बाद में नेगेटिव कंडीशंस जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ा सकती है। ये सबूतों पर आधारित थेरेपी नहीं है और व्यक्ति को कोई फायदा नहीं पहुंचाती, ना तो उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बदलने में या किसी और मनोवैज्ञानिक बेनिफिट देने में। इस थेरेपी का इस्तेमाल होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले लोगों के बीच स्टिग्मा को बढ़ाता है, इसलिए इन थेरेपीज का जबरन इस्तेमाल न्याय के उसूल को भी तोड़ता है। इसकी लेखक डॉक्टर सुरभि पात्रा हैं। ये एम्स भुवनेश्वर के डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। क्या यह थेरेपी कानूनी तौर पर जायज है? भारत में अभी तक इस तरह का कोई एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है, लेकिन इसकी मांग चल रही है। इसकी अनुपस्थिति में भी कुछ ऐसे कानून हैं जो किसी को भी कन्वर्जन थेरेपी में जबरन भेजे जाने से रोक सकते हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 ये कहता है कि किसी भी वयस्क की मानसिक सेहत की ट्रीटमेंट बिना उसकी सहमति के नहीं की जाएगी। जो सहमति दी जाए वो बिना किसी दबाव के हो, जहां व्यक्ति को उस ट्रीटमेंट के रिस्क, फायदे और विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी हो। इस तरह कन्वर्जन थेरेपी इस एक्ट के विरोध में नजर आती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 में बदलाव करते हुए होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। यही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी होमोसेक्सुअलिटी या हेटेरोसेक्सुअलिटी के अलावा जितने भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हैं उनको बीमारी की कैटेगरी से हटा चुका है। मगर हम इतने बंद दिमाग के हैं, इतने स्वार्थी हैं और इतने क्रूर हैं कि साल 2020 में भी आज की तारीख तक ये खबरें पढ़ने को मिल रही हैं। और ये तो वो इक्की दुक्की खबरें हैं जो बाहर आ रही हैं। असल खबरें जाने कितनी होंगी। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जानकारी लाई थी प्रेरणा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।